और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जैसे जंगल में आग एक बार लग जाए तो फिर वो पूरे जंगल को राख कर देती है और उसको रोकना बेहद मुश्किल होता है। ऐसी ही आग होती है बगावत की आग, जो पूरे देश को जंगल बना देती है और आग लगाकर राख कर देती है। बांग्लादेश में वैसे तो ऐसी आग कई बार लग चुकी है, लेकिन इस बार जो आग लगी है वो बर्निंग बांग्लादेश इस वक्त है। क्या ये बगावत की आग है, साजिश की आग है, या फिर चीन की चाल के जाल में फंसे बांग्लादेश की आग है, या फिर शेख हसीना की सत्ता की हनक, जिसने अपने ही देश के लोगों को रजाकार कह दिया। जी हां, इस बर्निंग बांग्लादेश के पीछे इस शब्द का, सिर्फ एक शब्द का बड़ा रोल है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर रजाकार उन देशद्रोहियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने 1971 की आजादी में पाकिस्तान का समर्थन किया था और देश के दुश्मन बन गए थे, देशद्रोही बन गए थे। शेख हसीना के इस रजाकार शब्द ने जंगल की धधकती आग में घी का नहीं बल्कि पेट्रोल का काम किया। सवाल यह है कि जिस आरक्षण के बदलाव की बात बांग्लादेश कर रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने वो आरक्षण की व्यवस्था बदल दी तो फिर आग क्यों लगी? आज हम आपको बर्निंग बांग्लादेश की हिडन इनसाइड स्टोरी बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे इससे भारत को क्या नुकसान होने वाला है और शेख हसीना बांग्लादेश से भारत क्यों आए। बर्निंग बांग्लादेश की पटकथा वैसे तो 1971 में बांग्लादेश के बनने के साथ ही लिखी जानी शुरू हो चुकी थी, लेकिन जो इस वक्त की तस्वीर, जिसने इस पूरे घटनाक्रम की पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया, उस तस्वीर के साथ प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जरा तस्वीर देखिए। जो तस्वीर है उसमें शेख हसीना अपने इस्तीफे पर सिग्नेचर कर रही है। जरा सोचिए, जिसने 15 साल से ज्यादा राज किया वो इस हस्ताक्षर के साथ देश छोड़ने को मजबूर हुई, लेकिन देश छोड़ने तक की पटकथा किस तरीके से लिखी गई, इसको समझने के लिए एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को अब जरा देखिए, क्योंकि यह तस्वीर है बांग्लादेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास की, जहां लोग घुस गए। ना सिर्फ घुसे बल्कि वहां उनके हाथ जो लगा उसको उठाकर ले गए, तोड़फोड़ की गई। और जो देश का सबसे सुरक्षित इलाका होता है, जिसे प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री दफ्तर कहते हैं, वहां किस तरीके से हिंसा भड़कती नजर आई। और इन तस्वीरों ने शेख हसीना को इस्तीफे के लेटर पर साइन करने को मजबूर किया, क्योंकि शेख हसीना जानती थी कि अगर वो बांग्लादेश में रुकी तो शायद शेख हसीना के साथ भी वो हो सकता है जो उनके पिता के साथ हुआ, जो उनके 3 भाइयों के साथ हुआ, यानी कि उन्हें जान से मार दिया गया। लेकिन उसके बाद किस तरीके से, जिस सेना की वजह से शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी, वही सेना कैसे गाड़ी में शेख हसीना को बांग्लादेश से बाहर करने का प्लान बनाती नजर आई। इस वीडियो को भी जरा देखिए, कैसे रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करके शेख हसीना को बांग्लादेश से बाहर कर दिया गया। इसके बाद बाकायदा बांग्लादेश सेना का हेलीकॉप्टर ही शेख हसीना को वहां से बाहर करता हुआ नजर आया और भारत के अंदर आकर शेख हसीना ने फिलहाल शरण ली है। आप सोचिए जरा, क्या वाकई में किसी देश की सेना इतनी कमजोर हो सकती है कि अपने प्रधानमंत्री को वहां की आवाम से प्रोटेक्ट ना कर पाए? और हम किस सेना की बात करें? हम उस सेना की बात करें जो दुनिया में सबसे ताकतवर सेना की श्रेणी में 37वें पायदान पर आती है। आप सोचिए सर, वहां शेख हसीना को संरक्षण नहीं मिला, बल्कि वहां से शेख हसीना को एक प्लेन के जरिए देश से निकाला दे दिया। यह दरअसल शेख हसीना का सही मायने में देश से निकाला है। लेकिन जो देश से निकाला हुआ, उसके पीछे की वजह क्या थी? छात्रों को ऐसा क्या डर था कि इस तरीके से पूरा बांग्लादेश आग में जलता हुआ नजर आया? दरअसल जो आग शुरू हुई वो बांग्लादेश में
बेरोजगारी से शुरू हुई, वो आग आरक्षण से शुरू हुई, लेकिन क्या सही मायने में वो आरक्षण के साथ शुरू हुई थी? ये मामला गंभीर है, क्योंकि बांग्लादेश में भी सरकारी नौकरी रोजगार का बड़ा जरिया है। हर साल 4 लाख से ज्यादा छात्र 3000 बीपीएससी के लिए कंपीट करते हैं और बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन बांग्लादेश की सबसे बड़ी परीक्षा है। कुछ सालों से कोटा नहीं मिलने की वजह से इसमें योग्यता का बोलबाला था। अब छात्रों को डर था कि आधी से ज्यादा सीटें कोटा वाले खा जाएंगे। अब ये छात्र सभी छात्रों के लिए एक समान अधिकार मांग रहे थे। इनका कहना था कि सेनानियों के पोते पोतियों को आरक्षण देने का मतलब बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये तो 21 जुलाई को हो गया, तो उसके बाद ये आग क्यों भड़की? ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। इसको समझने के लिए आपको बांग्लादेश के अंदर की आरक्षण व्यवस्था को समझना पड़ेगा कि पहले आरक्षण व्यवस्था क्या थी, आज आरक्षण व्यवस्था क्या है, और जो आरक्षण व्यवस्था आज है उसके बावजूद बर्निंग बांग्लादेश क्यों है। तो जरा आरक्षण व्यवस्था को देखिए। आरक्षण व्यवस्था जो पहले आरक्षण व्यवस्था थी उसमें 30% स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए कोटा था, और यह 1971 से ही था। इसके अलावा 44% अनारक्षित, लेकिन जो 44% है उसके अलावा जरा देखिए, इसमें 10% पिछड़े जिलों के लिए आरक्षित था, 10% महिलाओं के लिए आरक्षित था, 5% धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए आरक्षित था और 1% दिव्यांगों के लिए आरक्षित था। और इसका मतलब यह कि 56% बांग्लादेश के अंदर आरक्षण व्यवस्था थी, और जो वहां योग्य उम्मीदवार थे उनको सिर्फ उस 44% के अंदर कंपीट करना पड़ता था। और यहीं से विद्रोह की आग आगे बढ़ने लगी, क्योंकि 2018 में इस आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था। लेकिन यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने एक बार फिर से इस आरक्षण व्यवस्था को लागू किया, और यहां से आरक्षण की आग ने पूरे बांग्लादेश को बर्निंग बांग्लादेश बना दिया। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा हो रहा है कि 5 जून को हाईकोर्ट ने पुरानी आरक्षण व्यवस्था को लागू किया था, लेकिन 21 जुलाई 2024 को जरा डालिए वापस, 21 जुलाई 2024 को जो आरक्षण व्यवस्था थी उस आरक्षण व्यवस्था के अंदर अब स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के लिए सिर्फ 5% आरक्षण था। जो पहले 30% था उसको घटाकर 5% कर दिया गया था। इसके अलावा 2% धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए आरक्षण था। जो बाकी का 93% था वो अब अनारक्षित था। जो पहले 44% था वो अब बढ़कर 93% हो गया था। और यही तो बांग्लादेश के अंदर जो बेरोजगार थे, जो आंदोलनकारी थे, जो धरना प्रदर्शन करने वाले थे, मांग कर रहे थे। लेकिन ये सब 21 जुलाई को हो चुका था। तो 21 जुलाई को जब आरक्षण वैसा लागू हो गया जैसा प्रदर्शनकारी चाहते थे, तो फिर बर्निंग बांग्लादेश क्यों नजर आए? ये एक बड़ा सवाल है। और इसको समझने के लिए अब आपको समझना पड़ेगा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की जड़ कितनी गहरे वहां पर थी, और कैसे उस आरक्षण की जड़ में जब आग लगी तो पूरा बर्निंग बांग्लादेश नजर आया। दरअसल बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ, या कहें कि पाकिस्तान से टूटकर बना, और भारत का इसमें एक बड़ा रोल था। इसी साल से वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हो गया था। इसमें कई बार बदलाव हुए। 2012 में आखिरी बदलाव हुआ, तब 56% कोटा था। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, जैसा कि हमने आपको बताया, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को दिया गया। 2018 में छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था। इसका मतलब हसीना सरकार से तो वहां के बेरोजगारों को खुश होना चाहिए था। तो फिर नौबत ऐसी कैसे आ गई कि हसीना को देश निकाला दे दिया? दरअसल बीते 5 जून को हाईकोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण देने का आदेश दिया। इसके बाद प्रदर्शन हुआ, सरकार ने कुचलने की कोशिश की, लेकिन यह और तेज हो गया। और उसमें जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, रज़ाकार, उस शब्द का इस्तेमाल शेख हसीना ने आंदोलनकारियों के लिए किया, और उसके बाद पूरे तरीके से बांग्लादेश में आग भड़कती नजर आई। हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 56% आरक्षण देने के ढाका हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया और आरक्षण को 56% से घटाकर महज 7% कर दिया। 2% हमने आपको बताया अल्पसंख्यकों के लिए, दिव्यांगों के लिए, और 5% इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दिया गया। लेकिन सवाल वही
सुप्रीम कोर्ट ने जब 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर देने का आदेश दिया तो फिर गुस्सा कम क्यों नहीं हुआ? दरअसल जो आंदोलनकारी थे वो अब एक नई मांग के साथ सामने आए। उन्होंने कहा कि शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा जिन यूनिवर्सिटीज के अंदर हंगामा हुआ उनके कुलपतियों को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके अलावा जिन लोगों की जान गई उनके साथ इंसाफ करना पड़ेगा। इसके अलावा जिन्होंने 300 से ज्यादा लोगों की जान ली उनके खिलाफ मुकदमा चलाना पड़ेगा। और यह दरअसल वो मांग थी जिन पर शेख हसीना सरकार स्टैंड नहीं ले पाई, क्योंकि इनमें एक मांग शेख हसीना को ही सत्ता से बाहर करने की थी और इसीलिए शेख हसीना ने रजाकार शब्द का इस्तेमाल किया। सत्ता विरोधी, देश विरोधी उनको कहते। लेकिन सोचिए 20 साल तक हसीना ने सत्ता संभाली, लेकिन किस तरीके से यह पूरा दौर चला इसको जरा समझिए। क्योंकि शेख हसीना 23 जून 1996 पहली बार प्रधानमंत्री बनी। 2001 से 2009 तक विपक्ष की नेता रही। 6 जनवरी 2009 दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई। 2014 तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी। 2019 चौथी बार प्रधानमंत्री बनी और 2019 जो चौथी बार वो प्रधानमंत्री बनी उसके बाद से सत्ता वो संभाल रही थी। और 5 अगस्त 2024 रिजर्वेशन आंदोलन की वजह से पद से इस्तीफा उनको देना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि शेख हसीना की जिंदगी बहुत आसान रही। शेख हसीना कभी भी शेख हसीना सियासत में आना नहीं चाहती। तो फिर सियासत में एंट्री कैसे हुई, इसको समझने के लिए शेख हसीना के परिवार को समझना पड़ेगा। और जो वीडियो हमने पीछे लगाया है, जिस बुत को तोड़ा जा रहा है वो शेख मुजीबुर रहमान का पुतला है जो शेख हसीना के पिता थे और बांग्लादेश के संस्थापक थे। आज जरा सोचिए, बांग्लादेश के संस्थापक के बुत को, पुतले को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। दरअसल शेख हसीना परिवार आजादी के आंदोलन से जुड़ा रहा। उनका शुरुआती जीवन बांग्लादेश के ढाका में गुजरा। एक छात्र नेता के रूप में शेख हसीना ने राजनीति में कदम रखा। हसीना यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सक्रिय रही। इसके बाद उन्होंने पिता की आवामी लीग के स्टूडेंट विंग को संभाला। 1975 सेना ने बगावत की, बिल्कुल वैसे जैसे आज की जा रही है, और उनके परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस लड़ाई में हसीना के पिता, मां और 3 भाइयों की हत्या कर दी गई। लेकिन हसीना, उनके पति वाजिद मियां और छोटी बहन की जान बच गई। वजह यह थी कि वो उस वक्त बांग्लादेश में नहीं। लेकिन शेख हसीना को एक बार फिर मारने की साजिश रची गई। साल था 2004 जब हसीना पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इसमें वो घायल हो गई, लेकिन इस दौरान 80 लोगों की जान चली गई थी। और अब आज की तारीख, जिसमें शेख हसीना अपने ही देश से भागने पर मजबूर हो गई, या कहीं सीधे तौर पर सेना ने उन्हें देश निकाला दे दिया, लेकिन वो भारत वापस आई। वापस शब्द हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शेख हसीना कई बार भारत में शरण ले चुकी है। और अब आपको बताते हैं कि जब भारत ने हसीना की कुर्सी भी बचाई, जान भी बचाई और शरण भी दी। दरअसल फरवरी 2009 में बांग्लादेश राइफल्स ने विद्रोह कर दिया था। इस दौरान सेना अधिकारियों, उनके परिवारों की हत्या कर दी गई और यह बांग्लादेश के इतिहास में सेना के लिए सबसे बुरा नरसंहार था। हसीना 2 महीने पहले ही प्रधानमंत्री बनी थी। रक्षा विभाग उन्हीं के पास था। जब उन्हें खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने भारत को याद किया। उन्होंने भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी से बातचीत की और भारत ने पैराशूट रेजिमेंट के पैराट्रूपर सहित सैन्य संसाधन तैयार किए। भारतीय जवानों को ढाका एयरपोर्ट हसीना की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई और भारत ने बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल मोइनुद्दीन को चेतावनी दी। भारत ने कहा अगर हसीना के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल हुआ तो वो हस्तक्षेप करेगा। इसके बाद विरोध शांत पड़ गया और हस्तक्षेप के बगैर ही मामला शांत हो गया। लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश के अंदर जो चीफ ऑफ आर्मी है वो कौन है और किस विचारधारा को वो फॉलो करते हैं, किस विचारधारा से वो पोषित। दरअसल जो वहां के चीफ ऑफ आर्मी है
उनका नाम है वकार उर जमान। लेफ्टिनेंट जनरल वकार उर जमान को हाल ही में आर्मी जनरल नियुक्त किया गया था। उन्हें 11 जून 2024 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया और 23 जून को उन्होंने पदभार ग्रहण किया। टाइमिंग अब जरा समझिए। यह पूरा आंदोलन जो शुरू होता है वो 5 जून के बाद शुरू होता है। 23 जून को वकार उर जमान पद संभालते हैं और अगस्त के अंदर शेख हसीना को देश निकाला दे दिया जाता है। दरअसल उन्हें वकार उर जमान को 3 साल के लिए आर्मी चीफ बनाया गया। इससे पहले 1 जनवरी 2024 से वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे। उन्होंने जनरल SM सैफुद्दीन अहमद की जगह ली थी। वो साल 1985 में इन्फेंट्री कॉर्पस के अफसर के रूप में नियुक्त हुए। वो इन्फेंट्री बटालियन और इन्फेंट्री डिवीजन की भी कमान संभाल चुके थे, लेकिन उनको माना जाता है कि वो चीन की विचारधारा से जुड़े हैं। तो क्या इस सब के पीछे चीन ने एक बड़ा रोल अदा किया है? इसको समझाएं और बताएं कि चीन की चाल के जाल में कैसे बांग्लादेश जंगल होता हुआ राख हो गया। उससे पहले जरा समझिए कि ऐसा पहली बार बांग्लादेश में नहीं हो रहा कि वहां तख्ता पलट हो रहा है। पाकिस्तान से टूटकर बना है। ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान की जो रीति और नीति है सत्ता चलाने की, वो बांग्लादेश को बचपन में पैदा होते ही विरासत में मिल गई। जैसे पाकिस्तान में तख्ता पलट होते हैं, वैसे बांग्लादेश में भी कई बार हुए। साल 1975 में, यानी कि आजादी के महज 4 साल बाद, सेना ने बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया। उस वक्त सेना ने मुजीब सरकार को उखाड़ फेंका था और उसके बाद सेना 1990 तक शासन पर काबिज रही। 2009 में हसीना को सत्ता संभालने के वक्त भी सेना का समर्थन था। बांग्लादेश की सेना 145 देशों में से दुनिया की 37वीं सबसे ताकतवर सेना है और सेना में लगभग 1,75,000 सक्रिय सैनिक हैं। बांग्लादेश सरकार रक्षा पर $3.8 बिलियन खर्च करती है, लेकिन मामला यहां $3.8 बिलियन का नहीं। यहां मामला इससे कहीं ज्यादा है। यहां मामला शायद चीन की डील को ठुकराने से भी जुड़ा है, क्योंकि जब शेख हसीना चाइना गई थी, उस दौरान शेख हसीना कह रही थी कि $5 अरब की डील होनी है, लेकिन चीन ने महज ऑफर किया $1 अरब। शेख हसीना ने उसको ठुकरा दिया। तो क्या जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो ठुकराकर चीन के प्यार के बाद का इंतकाम शेख हसीना देख रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। आगे आपको बताएंगे भारत के अंदर शेख हसीना ने क्यों शरण ली और अब इससे भारत को क्या नुकसान और क्या फायदा होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बांग्लादेश जल रहा है और जलते बांग्लादेश के बीच में पूछा जा रहा है, क्या वाकई में शेख हसीना का देश निकाला बांग्लादेश को शांत कर पाएगा? क्या शेख हसीना का देश निकाला भारत के हित में है? क्या शेख हसीना का देश निकाला चीन की चाल की सक्सेस स्टोरी है? चलिए आपको आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि बांग्लादेश में जो बर्निंग बांग्लादेश बना, उसके आंदोलन की कहानी, यह कहें कि आंदोलन में आग की कहानी कैसे तारीख दर तारीख आगे बढ़ी, इसको भी जरा समझिए। शुरुआत 15 जुलाई से करते हैं। जरा देखिए 15 जुलाई को क्या हुआ। 15 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के आरक्षण का विरोध शुरू हुआ और इस दौरान 30 लोग घायल हो गए। इसके बाद 17 जुलाई पीएम शेख हसीना ने न्यायिक जांच की घोषणा कर दी। यहां मामला शांत होना चाहिए था, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। इसके बाद 19 जुलाई हिंसा में कम से कम 66 लोगों की मौत हो गई और इसके बाद सेना की तैनाती की गई। इसके बाद तारीख आती है 19 जुलाई और 19 जुलाई के बाद जो तारीख, वो दरअसल 21 जुलाई। 21 जुलाई बेहद महत्वपूर्ण तारीख है। आगे बढ़िए जरा, क्योंकि 21 जुलाई को वो फैसला आता है जिसके बाद यह पूरा मामला शांत होना चाहिए था, क्योंकि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण 56% से घटाकर महज 7% कर दिया और इसी मांग के साथ आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ। 23 जुलाई को सरकार ने बदलाव से जुड़ा परिपत्र जारी किया। प्रदर्शनकारियों ने ठुकरा दिया।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि परिपत्र नहीं चाहिए, संसद के अंदर आइए, संशोधन लेकर आइए, इसको कानून बनाइए। शेख हसीना ने कहा कि वक्त लगेगा, प्रदर्शनकारियों ने कहा वक्त नहीं। इसके बाद 25 जुलाई को सेना की तैनाती के बाद शेख हसीना पहली बार सामने आई और सामने आने के साथ जो रजाकार शब्द है, उस रजाकार शब्द ने इस पूरी आग में पेट्रोल का काम कर दिया। 26 जुलाई को जरा देखिए, विपक्षी बीएनपी ने सरकार को हटाने का आह्वान कर दिया, क्योंकि उसमें उसको मौका दिख रहा था कि शेख हसीना को हटा दिया जाएगा तो हमारी सत्ता में वापसी हो जाएगी, जो बीते 15 सालों से नहीं हुई है। इसके बाद 1 अगस्त विपक्षी जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शेख हसीना की तरफ से इस आंदोलन को कुचलने की पूरी कोशिश की गई। 4 अगस्त को हिंसा में करीब 100 लोगों की मौत और देश में कर्फ्यू लगा दिया गया, और इसके साथ ही जो मरने वालों की संख्या वो इस हिंसा में कितनी हो गई, 300 से ज्यादा हो गई। तारीख आती है 5 अगस्त, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और देश छोड़ दिया। इस लाइन को आप संशोधित कर सकते हैं, इसमें आप यह कह सकते हैं कि शेख हसीना से इस्तीफे पर जबरन साइन करवाया गया और जबरन उनको देश निकाला दे दिया गया। लेकिन अब मूल सवाल पर आते हैं, क्या बर्निंग बांग्लादेश के पीछे चीन और पाकिस्तान की साजिश है? क्या पाकिस्तान, जिसके अंदर बलूचिस्तान की आग जल रही है, क्या वो फिर से बांग्लादेश को पाकिस्तान में मिलाना चाहता है, जिसका जमीन से कोई नाता नहीं? या फिर वो चीन जो इंतकाम की आग में बांग्लादेश को बर्निंग बांग्लादेश बनाना चाहता है, क्योंकि बांग्लादेश ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। सवाल यह कि क्या हिंसा भड़कने के पीछे पाकिस्तान सेना और आईएसआई का हाथ है? बताया गया कि बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर नाम से छात्र संगठन ने हिंसा भड़काई है, और यह छात्र संगठन बांग्लादेश में प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी की शाखा है। जमात इस्लामी को पाकिस्तान की आईएसआई का समर्थन प्राप्त है। जमात इस्लामी ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन का विरोध किया था और पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर आंदोलनकारियों और खासकर हिंदुओं का कत्लेआम करवाया था। बांग्लादेश सरकार इसका पता कर रही है कि क्या मौजूदा स्थिति में आईएसआई ने भी हस्तक्षेप किया था, और मुमकिन है शेख हसीना के पास यह जानकारी होगी, और इसीलिए शेख हसीना ने रजाकार शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन अब मूल मुद्दे पर लौटते हैं, क्योंकि शेख हसीना भारत के अंदर है, तो भारत के बांग्लादेश के साथ किस तरीके के संबंध हैं, निर्यात किस तरीके का, आयात किस तरीके का, कितने अरब डॉलर की दोनों के बीच में इकोनॉमी ट्रैवल करती है, फ्लो करती है, इसको समझने के लिए एक एक चीज आपको समझाते हैं, जरा समझिए। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो उत्पाद है, खनिज ईंधन तेल डिस्टिलेशन उत्पाद, वो है $2.19 बिलियन का। कपास का जो दोनों के बीच में व्यापार है वो $2.18 बिलियन का है। अवशेष, खाद्य उद्योग के अपशिष्ट और पशु चारा, ये जो दोनों के बीच में व्यापार है वो $733.42 मिलियन का है, और इस पर चीन की नजर है। हमने क्यों कहा कि चीन इंतकाम ले रहा है? दरअसल आगे बढ़ते हैं, रेलवे, ट्रामवे के अलावा अन्य वाहन जो हैं उनमें $593.97 मिलियन का व्यापार दोनों के बीच में है। मशीनरी, परमाणु रिएक्टर और बॉयलर का जो भारत और बांग्लादेश के बीच में व्यापार है वो $552.41 मिलियन का है। इसके अलावा खाने योग्य सब्जियां $464.31 मिलियन का दोनों के बीच में व्यापार होता है, और ये एक तरीके से दोनों के बीच के वो संबंध हैं जो गिव एंड टेक पर टिके हुए हैं। इसके अलावा देखिए, चीनी और चीनी इन्फ्लेशनरी 391.60 मिलियन की, कार्बनिक रसायन ये $369.71 मिलियन का व्यापार होता है। कॉफी, चाय, मैट और मसाले ये $293.73 मिलियन का व्यापार दोनों के बीच में होता है, और इसमें अब असर पड़ना तय है। इसके अलावा लोहा और इस्पात के बीच में भी दोनों के बीच में अच्छी खासी डील होती है। तो जरा इसको समझते हैं कि लोहा और इस्पात के कितने डॉलर की दोनों के बीच में इकॉनमी है। $293.73 मिलियन की इकॉनमी जो है वो दरअसल
लोहा और इस्पात को लेकर है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत से 11.50 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है। इसको समझिए जरा, क्योंकि भारत बांग्लादेश दोनों ही पड़ोसी देश के साथ अहम ट्रेड पार्टनर हैं। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। 2023-24 में बांग्लादेश ने भारत को 1.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि 23-24 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 14.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बताया गया। कॉमट्रेड के मुताबिक भारत से बांग्लादेश 11.25 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है। जहां भारत को आयात के मोर्चे पर बांग्लादेश से कच्चा माल मिलता है, वहीं भारतीय कंपनियों के लिए बांग्लादेश एक बड़ा बाजार है। राजनीतिक तनाव से निश्चित तौर पर दोनों देशों के कारोबारी हित पर असर होगा और भारत को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वहां इंडियन गुड्स की सप्लाई की जाती है। लेकिन अब जो सरकार वहां बनेगी, क्या वाकई में वो भारत के साथ इस ट्रेड को आगे बढ़ाएगी या फिर चीन के साथ वो ट्रेड करेगी? क्योंकि चीन को एशिया में अगर कोई सीधी टक्कर दे सकता है तो वो भारत है, और इसलिए जो भारत के साथ आता है, जिसके भारत से मधुर संबंध होते हैं, चीन उसको अपने निशाने पर लेता है। और चाहे सैन्य के दम पर, उपकरणों के दम पर, पैसों के दम पर या सहायता के दम पर, या कहें कि साम दाम दंड भेद, जिस भी तरीके से हो, उसे अपने साथ या तो लाना चाहता है या उसको बर्बादी की कगार पर लाकर छोड़ देता है। और इस बर्निंग बांग्लादेश में चीन का एक बड़ा हाथ हो सकता है। भारत को अपनी कूटनीति के साथ विदेश नीति को मजबूत करने की जरूरत, क्योंकि देखते ही देखते भारत के पड़ोसी मुल्क काफी हद तक भारत के खिलाफ चीन के लिए लॉन्चिंग पैड बनते जा रहे हैं। और इसीलिए शायद शेख हसीना शरण लेने भारत आई। भारत ने एनएसए अजित डोभाल को उनसे मिलने भेजा और वो दिल्ली नहीं आई, वो इंडिया के सबसे महफूज एयरबेस हिंडन एयरबेस पहुंची, जहां से वो लंदन जाएंगी या भारत में ही कुछ वक्त गुजारेंगी। ये तय करेगा कि बांग्लादेश के अंदर भारत की भूमिका क्या रहने वाली है। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश चल रहा है और वो अपने कर्मों से चल रहा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।